गरीब बहू के कड़ी चावल खाने आई दो अमीर सहेलियां। अंतरा, रोमी और माया तीनों ही बचपन की बहुत पक्की सहेलियां होती हैं। रोमी और माया एक अमीर परिवार से होती हैं, लेकिन वहीं अंतरा एक गरीब परिवार से होती है। अमीर और गरीब होने के बावजूद भी तीनों सहेलियों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। रोमी, अंतरा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस टाइम तो बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। माया, रोमी, क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पर हम तीनों मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। जिसके बाद रोमी और माया अंतरा के साथ उसके घर पर खाना खाने के लिए जाती हैं। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे और मेरी सहेलियों को बहुत भूख लग रही है। अंतरा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया है, तुम ही कुछ खाने के लिए बना दो। अंतरा की मां निर्मला अक्सर ही बीमार रहा करती थी, जिस वजह से 12 साल की अंतरा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। घर के सारे काम करने की वजह से अंतरा को खाना बनाना भी आता था, इसीलिए वो अपनी सहेलियों के लिए खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है। अरे ये क्या, घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, अब मैं अपनी सहेलियों को क्या बनाकर खिलाऊंगी। कि तभी अंतरा को पतीले में रखी हुई लस्सी दिखाई देती है। अरे इसमें तो लस्सी है, एक काम करती हूँ, इससे मैं कड़ी बना देती हूँ और साथ में चावल बना देती हूँ। अंतरा जल्दी से उस लस्सी से कड़ी बनाती है और साथ में चावल बना देती है। खाना बनाने के बाद अंतरा कड़ी चावल रोमी और माया को दे देती है। रोमी और माया जैसे ही अंतरा के हाथ के बने हुए कड़ी चावल खाते हैं, अंतरा, ये कड़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, इससे पहले मैंने इतने अच्छे कड़ी चावल आज तक नहीं खाए। हाँ अंतरा, कड़ी चावल सच में ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरे घर में आज तक कभी भी इतने अच्छे कड़ी चावल नहीं बने। माया और रोमी को अंतरा के हाथ के कड़ी चावल इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि अब वो अक्सर अंतरा के घर में कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और अंतरा भी उनके लिए हमेशा कड़ी चावल बनाती है। ऐसे ही ये तीनों सहेलियां अब बड़ी हो जाती हैं। अंतरा बेटा, ये देख, पंडित जी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी ठीक ठाक है। अगर तू कहे तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। माँ, आप जैसा कहें। अंतरा के कहने पर निर्मला अंतरा के रिश्ते की बात आगे बढ़ाती है, जिसके कुछ ही दिनों के अंदर रिश्ते वाले अंतरा को देखने के लिए आते हैं और अंतरा उनको पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। जिसके बाद सभी मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। अंतरा अपनी शादी से काफी खुश होती है और अपने रिश्ते की बात पक्की होने पर सबसे पहले जाकर माया और रोमी को बताती है। माया और रोमी, तुम दोनों यहाँ हो और मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, जिसे सुनकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। अरे बस बस, सांस तो ले लो पहले, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? लॉटरी नहीं लगी है, मेरा रिश्ता तय हो गया है और इस महीने में ही मेरी शादी है। क्या, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, वो भी इतनी जल्दी? हाँ रोमी, तुम तो जानती हो ना, माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे अब आगे की पढ़ाई करा सके। माँ की यही आखिरी इच्छा है कि वो मेरी डोली को उठता हुआ देखें, इसीलिए मैंने माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया। जिससे मेरी शादी हो रही है वो लड़का भी बहुत अच्छा है और मेरी ससुराल वाले भी। अंतरा, अगर ये बात सच है तो हम तेरे लिए बहुत खुश हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंतरा की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीने लगती है। शादी के कुछ महीने तो अंतरा बड़ी ही खुशी से अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन शादी के 5 महीनों के बाद अंतरा के पति रवि का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रवि अपने दोनों पैर खो देता है और अपाहिज बन जाता है। अंतरा के ससुराल में रवि ही था जो पूरे घर को चलाता था। रवि के अपाहिज होने के बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए भी तरस जाता है। क्या हुआ जी, 2 दिन से आप बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। क्या करूं कामना, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है और भूख के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। घर में ना तो एक पैसा है, ना ही एक राशन का दाना है। दूर खड़ी अंतरा अपनी सास और ससुर की सारी बातें सुन लेती है। अंतरा से अब अपनी ससुराल वालों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। जिसके बाद, माँ जी, पिताजी, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं काम करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। लेकिन बहू, तू क्या काम करेगी? तू तो जानती है ना बाहर का माहौल कैसा है। पिताजी, लेकिन अब मुझे ही इस घर को चलाना होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कड़ी चावल का स्टॉल लगाऊंगी और कड़ी चावल बेचूंगी, जिससे कुछ पैसे घर में आएंगे। लेकिन बहू, कड़ी चावल का स्टॉल खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए,
और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ जी, माँ ने मुझे शादी में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये 2 सोने के कड़े दिए थे। मैं इन्हीं को बेचकर पैसे लाऊंगी और उससे कड़ी चावल का स्टॉल खोलूंगी। इतना कहकर अंतरा सुनार की दुकान पर जाकर अपनी दोनों सोने की कड़ों को बेच देती है और उससे मिलने वाले पैसों से कड़ी चावल का स्टॉल खोल लेती है। अंतरा के हाथ के बने हुए कड़ी चावल सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से अंतरा के दिन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और उसका घर भी चल जाता था। अंतरा की शादी को बहुत समय हो चुका था, जिस वजह से अंतरा की दोनों सहेलियां माया और रोमी को उसकी बहुत याद आती है और वो उससे मिलने उसके ससुराल आती हैं। क्या यही अंतरा का ससुराल है? जी, लेकिन आप लोग कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, हम अंतरा की सहेलियां हैं और उससे मिलने के लिए आई हैं। क्या आप उसे बाहर बुला सकती हैं? बेटा, मैं उसकी सास हूँ और अंतरा अभी घर पर नहीं है, वो बाहर है अपनी कड़ी चावल के स्टॉल पर। कामना की बात सुनकर माया और रोमी दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो अंतरा के कड़ी चावल के स्टॉल पर जाती हैं। जैसे ही अंतरा उन दोनों को देखती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। माया, रोमी, तुम दोनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? कितने समय के बाद मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम कैसी हो अंतरा, और तुमने ये कड़ी चावल का स्टॉल क्यों खोला है? माया और रोमी के पूछने पर अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारी बात अपनी सहेली को बताती है। अंतरा की बात सुनकर माया और रोमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अंतरा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं, लेकिन हमें तुम पर गर्व है। तुमने हार नहीं मानी और अपना घर चलाने के लिए कड़ी चावल का स्टॉल खोल लिया। तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। अंतरा, तुम्हारे यहाँ पर कड़ी चावल के स्टॉल को खोलने पर तुम्हारे दिन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती होगी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ तुम उन पैसों से अपना घर ही चला पाती होगी, खुद सेविंग नहीं कर पाती होगी। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो। सेविंग्स के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं हैं। जो दिन भर में कमाती हूँ वो सारे पैसे घर में खर्च हो जाते हैं। अंतरा, मेरा एक दोस्त है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला है और उसे एक कुक चाहिए। क्या तुम उसके होटल में काम करोगे? अगर तुम वहाँ कड़ी चावल बनाओगी तो देखना कैसे तुम्हें फायदा होगा। माया की बात सुनकर अंतरा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर कड़ी चावल बनाने लगती है। अंतरा के हाथ के बने कड़ी चावल सभी कस्टमर्स को बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंतरा के हाथ के कड़ी चावल बहुत फेमस हो जाते हैं और देखते ही देखते अंतरा खुद का अपना एक होटल खोल लेती है। अब अंतरा और उसका सारा परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहता है। माया और रोमी भी अक्सर अंतरा के होटल पर कड़ी चावल खाने के लिए आया करती हैं और तीनों सहेलियां बैठकर साथ में कड़ी चावल एंजॉय करती हैं। रात का समय होता है, सभी लोग घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के चलते छत से पानी घर के अंदर टपकने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से उर्मिला की नींद खुल जाती है और वो आसपास देखने लगती है। भगवान, ये क्या? यहाँ तो पानी टपक रहा है। अगर पानी इस तरह टपकता रहा तो पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी। उर्मिला एक बहुत ही गरीब औरत थी और वो अपनी 2 बेटी और अपने अंधे पति के साथ रहा करती थी। उर्मिला खेतों में भुट्टे की खेती करके अपना गुजारा किया करती थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियां उसकी बहुत मदद करती थी। इसी के चलते उसका गुजारा हो रहा था। लेकिन जब से बरसात शुरू हुई थी तब से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आधी रात के समय वो उठती है, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ पर बर्तन लगा देती है। जहाँ पानी टपक रहा था मैंने वहाँ बर्तन तो लगा दिए हैं, लेकिन काफी जगह गीली हो गई है। उर्मिला ऐसा खुद से कह ही रही होती है कि तभी उसका पति मुकेश नींद से जाग जाता है, क्योंकि छत से अचानक से एक पानी का बूंद उसके मुंह पर टपकता है, जिसकी वजह से मुकेश की नींद खुल जाती है और वो नींद में उठकर चलने लगता है। अरे ये क्या? आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ पानी टपक रहा है। रुको, मैं आपका बिस्तर सूखी जगह पर लगा देती हूँ। उर्मिला ऐसा कहकर सूखी जगह पर अपने पति का बिस्तर लगा देती है, जिसके बाद वो उसे वहां पर लिटा देती है। तभी उसका पति मुकेश कहता है, हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी परेशानियां खत्म होने की जगह बढ़ क्यों रही हैं। ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी का दूसरा पहल दुख ही होता है, लेकिन हम इन दुखों को मिलकर निपटा लेंगे। उर्मिला अपने पति को सहानुभूति देती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही सवेरा होता है उर्मिला अपनी दोनों बेटियों के साथ भुट्टे की खेती करने के लिए चली जाती है। दिन भर मेहनत करने के बाद उसकी दोनों बेटियां भूख से तड़प उठती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ,
हम पूरे दिन ऐसे ही भूखे काम करते रहेंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बरसात होने वाली है, बारिश होने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ जो भुट्टे पके हुए हैं, मैं उनमें से 2-4 तोड़ लूंगी और उन्हें भूनकर तुम्हें दे दूंगी। आज तुम वही खा लेना। उर्मिला ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को काम करवाने के बाद जैसे ही बारिश होने वाली होती है वहां से जाने लगती है। उसके हाथ में कुछ भुट्टे होते हैं। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी नजर आता है जो उससे कहता है, अरे अम्मा, मेरी मदद करो। बहुत दिनों से भूखा प्यासा यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, ऊपर से मुझे भिगा भी देते हैं। उर्मिला को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी झोली से सारे भुट्टे निकाल कर उसे दे देती है और उसे कहती है, बारिश होने से पहले तुम इन सभी भुट्टों को भून लेना और इन्हें खा लेना, नहीं तो बारिश होने के बाद तुम्हें ये भुनने में दिक्कत होगी। उर्मिला की बात सुनकर वो उन सभी भुट्टों को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद राधिका और राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारे भुट्टे तो इन्हें दे दिए, अब हम दोनों बहनें क्या खाएंगे? मेरी प्यारी बच्चियों, लोगों की मदद करना हमारा पहला कर्तव्य है। आज उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, कल को भगवान हमें खुद अपनी मर्जी से खाना देगा। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरों की मदद करके हमें जो सुकून मिलता है वो अपने स्वार्थ में कभी नहीं मिलता है। उर्मिला ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को ले जाने लगती है, लेकिन तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और वो भीगते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो नमक के चावल उबालकर अपने पति और अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है। लेकिन रात भर अचानक से बारिश का कहर बहुत ज्यादा टूट पड़ता है, जिसके चलते कई सारे लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिनमें से एक घर उर्मिला का भी था। देखिए जी, आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। पड़ोस की काकी के घर जा रहे हैं, उनका पक्का मकान है, वहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी दोनों बेटियों और अपने पति को अपनी पड़ोस की काकी के घर ले जाती है, जहाँ पर वो रात भर रुकती है। इतनी तेज बारिश की वजह से गांव के सभी खेत खराब हो जाते हैं, जिसके चलते कई किसानों की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सभी किसान अपने खेत के आगे फूट फूट कर रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये तेरा कौन सा प्रकोप है? ये तूने क्या किया हमारे साथ? तेरी वजह से आज हमें खुदकुशी करने की जरूरत पड़ रही है। अब हम गरीब लोग क्या करेंगे? अरे भाई, मैंने तो गांव के मुखिया से कितना सारा कर्जा ले लिया था खेती के चलते। अब देखो तो सही, पूरा खेत बर्बाद हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मुझे गांव छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। पूरा गांव तहस नहस हो गया है और मैं बर्बाद हो गया हूँ। उन लोगों को देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने खेतों के बारे में सोचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब मेरे खेत भी खराब हो गए होंगे। अब तो पूरे साल भूखा ही गुजारना पड़ेगा। लोगों से वैसे भी मैंने कितना सारा कर्जा ले रखा था दुकानों का, ऊपर से राशन वाले ने राशन देना भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? उर्मिला की आंखों में आंसू होते हैं और पूरे चेहरे पर उदासी होती है। लेकिन जैसे ही उर्मिला अपने खेतों के पास पहुंचती है, उसके भुट्टे की खेती बिल्कुल सही सलामत और बहुत अच्छे से खड़ी होती है। चारों तरफ भुट्टे ही भुट्टे नजर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर राधिका और राधा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और उर्मिला हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात की वजह से सबके खेत बुरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं, लेकिन मेरे खेत के भुट्टे के ऊपर जरा भी खरोच नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? उर्मिला ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से खेतों के अंदर से एक देवता निकलकर बाहर आते हैं और उर्मिला से कहते हैं, ये सब तुम्हारी अच्छाइयों का ही फल है। तुम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ही सोचती हो। आज से जादुई खेत तुम्हारा हुआ और इससे तुम लोगों की मदद भी कर सकती हो। मैं काफी लंबे समय से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसका दिल बहुत ज्यादा साफ हो और उसे दूसरों की मजबूरी समझ आती हो। तभी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। देवता जी, मेरे ऊपर इतना उपकार करने का आपका बहुत शुक्रिया। जन्मों जन्मों तक ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद देवता अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। उर्मिला उन भुट्टों को तोड़ती है और टोकरी में भरने लगती है, लेकिन वो जितने भुट्टे तोड़ती है वहां अपने आप उतने ही भुट्टे उगाते हैं, जिसके चलते राधा कहती है, माँ, देख रही हो आप, हम जितने भुट्टे तोड़ रहे हैं यहाँ पर उतने ही भुट्टे अपने आप उग जा रहे हैं।
ये तो सच में एक जादुई भुट्टे की खेती है। हाँ राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखा, मैंने कहा था ना, हमेशा दिल साफ रखो और लोगों की मदद करो अपनी परवाह किए बिना। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर भगवान को हमारी अच्छाई दिखाई देती है और एक दिन वो हमारी अच्छाई का फल हमें जरूर देता है। ये हमारी अच्छाई का फल हमें मिला है, अब हम उनकी मदद से औरों की मदद भी करेंगे। उर्मिला अपने खेतों से लोगों को फ्री में भुट्टे देती है, जिसके बाद वो भुट्टों का एक बहुत बड़ा बिजनेस करती है और शहर में अपने खेतों के भुट्टे बेचती है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वो कुछ ही समय में अपने अंधे पति की आंखों का भी इलाज करवा लेती है, जिसके बाद मुकेश को अपनी दोनों आंखों से दिखना शुरू हो जाता है। अब उर्मिला जादुई भुट्टों की खेती की मदद से अपने पूरे परिवार की परेशानियों को दूर कर देती है और उन सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।